कल्पना कीजिए किसी बहुत ही पुरानी अलमारी का दरवाजा खोला जाए। हाँ। जहां एक तरफ हजारों साल पुरानी पारंपरिक धोती और रेशमी साड़ी टंगी है और ठीक उनके बगल में, मतलब बिल्कुल साथ में, सर्दियों में पहने जाने वाला एक आधुनिक ऊनी स्वेटर रखा है। ये दृश्य अपने आप में ही सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल, ये थोड़ा अटपटा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक बेहद प्राचीन और शास्त्रीय भाषा के पास उस आधुनिक स्वेटर को पुकारने के लिए एक पूरी तरह से तार्किक वैज्ञानिक शब्द मौजूद है। और यही बात इस विषय को इतना खास बनाती है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा का विषय कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक महाकाव्य या कोई विशाल शब्दकोश नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी स्रोत सामग्री महज एक किताब का पृष्ठ संख्या 2 है, मतलब सिर्फ एक पेज। ये एक सचित्र पृष्ठ है जो संस्कृत शब्दावली के जरिए इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को डिकोड करता है, जैसे हमारी वेशभूषा, हमारा भोजन और हमारे स्वाद। हाँ, और आज का हमारा मिशन भी यही समझना है कि कैसे कोई भाषा सिर्फ चीजों पर लेबल नहीं चिपकाती, बल्कि दुनिया को देखने और उसे महसूस करने का पूरा नजरिया तय करती है। एकदम। और मैं कहूंगी कि ये पृष्ठ एक तरह का टाइम कैप्सूल है, लेकिन एक ऐसा टाइम कैप्सूल जो पीछे नहीं, भविष्य की तरफ भी खुलता है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अमूमन संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं को लेकर एक आम धारणा होती है कि वे एक विशेष कालखंड में ठहर गई हैं। हाँ, मतलब लोग सोचते हैं कि वे केवल मंत्रों या पुराने ग्रंथों तक सीमित हैं। सही कहा आपने। लेकिन जब हम इस पन्ने के पहले हिस्से को देखते हैं, जहां कपड़ों के चित्र और उनके नाम दिए गए हैं, तो वो स्थिर भाषा वाली धारणा पूरी तरह से टूट जाती है। और यहीं पर वो स्वेटर वाला हिस्सा आता है। पन्ने पर एक सफेद धोती का चित्र है जिसे धौ वस्त्रम कहा गया है। हाँ। एक नीले रंग की साड़ी पहनी महिला है जिसके लिए शब्द है शाटिका। एक शॉल ओढ़े में व्यक्ति का चित्र है जिसे रांकवम नाम दिया गया है, जो कि काफी पारंपरिक शब्द हैं। बिल्कुल, ये सब तो समझ में आता है, ये हमारी सांस्कृतिक जड़ों का हिस्सा है। लेकिन फिर एक गुलाबी और ग्रे रंग का स्वेटर है जिसके नीचे स्वेदका लिखा है। ये बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी के स्वेटर शब्द को जबरदस्ती संस्कृत का जामा नहीं पहनाया गया है, बल्कि उसके लिए बाकायदा एक नया शब्द गढ़ा गया है। मैं सोच रही थी ये कैसे काम करता है। देखिए, स्वेदका शब्द संस्कृत की उस व्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसे हम धातु या रूट वर्ड्स कहते हैं। ये भाषा लेगो के छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह काम करती है। लेगो ब्लॉक्स, ये उपमा काफी अच्छी है। हाँ, मतलब स्वेद का अर्थ होता है पसीना, गर्मी या वाष्प। अच्छा। अब कोई भी ऐसा वस्त्र जिसका मूल काम शरीर में गर्मी पैदा करना हो या उसे ठंड से बचाकर शरीर का तापमान बढ़ाना हो, उसे तार्किक रूप से स्वेदका ही कहा जाएगा। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं है, ये उस कपड़े की इंजीनियरिंग और उसके पीछे के विज्ञान का भाषाईकरण है। मतलब भाषा उस कपड़े के दिखने पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उसके फंक्शन या उसके काम पर ध्यान दे रही है, जैसे कि वो शरीर के साथ क्या कर रहा है। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। आप बाकी शब्दों की संरचना को भी देखें। धौत वस्त्रम का शाब्दिक अर्थ है धोया हुआ या शुद्ध किया हुआ वस्त्र। बिल्कुल। ये उस दौर की बात है जब बिना सिले हुए साफ कपड़ों को लपेटना एक सांस्कृतिक और शायद एक स्वास्थ्य संबंधी नियम था। हाँ, समझ रही हूँ। और शाटिका शब्द कपड़े की एक लंबी पट्टी को दर्शाता है जो समय के साथ विकसित होकर साड़ी बन गया। अच्छा, तो साड़ी शब्द शाटिका से ही आया है। और वो शॉल वाला शब्द क्या था? रंकवम। हाँ, रंकवम। ये संभवतः रंकू नामक किसी विशेष पहाड़ी जानवर के बालों या ऊन से बने होने की ओर इशारा करता है। तो ये शब्द सिर्फ नाम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि वो कपड़ा कहाँ से आया, उसका काम क्या है और उसे कैसे पहना जाना चाहिए। सही कहा। जैसे रांगवम सुनकर ही पता चल जाता है कि ये कोई साधारण सूती कपड़ा नहीं है, बल्कि किसी ठंडे इलाके से आया विशेष ऊनी वस्त्र है। बिल्कुल, और ये बाहरी पर्यावरण के साथ इंसान के तालमेल का एक भाषाई दस्तावेज है। मौसम बदलता है, इंसान की जरूरतें बदलती हैं, तो उसके कपड़े बदलते हैं। हाँ, ये तो है। और एक जीवित भाषा उस बदलाव को अपने व्याकरण के उन्हीं लेगो ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके बहुत ही सहजता से अपना लेती है। भाषा रुकती नहीं है, वो पर्यावरण के साथ खुद को ढालती है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। अच्छा, बाहरी पर्यावरण से शरीर को बचाने की बात तो हो गई, लेकिन बाहरी बचाव के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है शरीर के अंदर के पर्यावरण को ईंधन देना। भोजन, बिल्कुल। हाँ, और यही विचार हमें इस पन्ने के दूसरे हिस्से यानी
खाद्य पदार्थः मतलब भोजन के पदार्थ की ओर ले जाता है। यहाँ जो चित्रण है वो भी बहुत खास है। एकदम। यहाँ पर सिर्फ खाने की एक साधारण सूची नहीं है, बल्कि एक पूरी भारतीय थाली का विस्तृत चित्र है। इस थाली को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा को सजाया गया हो। ऑर्केस्ट्रा, ये उपमा यहाँ बहुत उपयुक्त है, क्योंकि एक थाली में हर चीज की अपनी एक विशिष्ट जगह और अपनी एक धुन होती है। बिल्कुल। कोई भाषा भोजन को कैसे वर्गीकृत करती है, इससे उस समाज की वैज्ञानिक और पोषण संबंधी सोच का पता चलता है। हाँ, जैसे इस ऑर्केस्ट्रा में कार्बोहाइड्रेट का बेसलाइन रिदम है, सब्जियों और दालों की मेलोडी है, और फिर अचार, पापड़ जैसे परक्यूसिव हाई नोट्स है। काफी संगीतमय वर्णन है ना? यहाँ रोटिका मतलब रोटी और ओदनम मतलब चावल मुख्य भोजन के रूप में दिखाई देते हैं। उनके साथ शाकम यानी सब्जी और सूपह यानी दाल है। हाँ। फिर स्वाद को और धारदार बनाने के लिए अवलेहा जो कि अचार या चटनी है, और परपटम यानी पापड़ है, और अंत में मिठास के लिए पायसम जो खीर है, और कुंडलिका जो जलेबी है वो मौजूद है। ये थाली पोषण के एक बहुत ही जटिल विज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, रोटिका और ओदनम शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाले स्रोत हैं जो पेट भरने का मुख्य काम करते हैं। सही बात है। शाकम शब्द अक्सर उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो पत्तेदार या जमीन से उगी सब्जियां होती हैं, जो आवश्यक विटामिन और खनिज देती हैं। अच्छा, और दाल के लिए सूपह का इस्तेमाल हुआ है? हाँ, और सूपा का अर्थ सिर्फ आज का मॉडर्न स्टार्टर सूप नहीं है, बल्कि दाल या कोई भी तरल प्रोटीन का स्रोत है जो पचने में आसान हो और सूखे भोजन को निगलने में मदद करे। ये तो बहुत लॉजिकल है, लेकिन मुझे अवलेह और परपटम के शब्दों के पीछे का तर्क समझना है। क्या यहाँ भी कपड़ों वाले हिस्से की तरह वही लेगो ब्लॉक वाला सिस्टम काम कर रहा है? 100%। अवलेह शब्द पर अगर हम गौर करें तो यह लेह धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चाटना। ओहो, मतलब चाटने वाली चीज। हाँ, तो चटनी, गाढ़ा अचार या च्यवनप्राश जैसी कोई भी चीज जिसे उंगलियों से या चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके चाटा जाए, वो अवलेह है। ये शब्द उस वस्तु का सिर्फ नाम नहीं है, ये उसे खाने की विधि भी बता रहा है। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब शब्द खुद निर्देश दे रहा है कि इसे कटोरी भरकर या बड़े निवालों में नहीं खाना है, इसे सिर्फ स्वाद को सक्रिय करने के लिए थोड़ा सा चाटना है। बिल्कुल। और परपटम की बात करें तो ये एक ध्वन्यात्मक शब्द है, मतलब ओनोमोटोपोइक। ओनोमोटोपोइक कैसे? जब एक पापड़ को तोड़ा जाता है या उसे चबाया जाता है तो जो कड़क या पर की आवाज आती है। अरे हाँ, पर जी, ये शब्द उसी आवाज को कैद करता है। ये भोजन के टेक्सचर या उसकी बनावट का भाषाई रूप है। भोजन सिर्फ स्वाद नहीं है, वो ध्वनियों का भी एक अनुभव है। क्या बात है। और फिर आती है थाली की मिठास जो भोजन को पूर्णता देती है। पायसम जो दूध या पानी में पकी हुई किसी चीज को कहते हैं, जैसे खीर। लेकिन मेरा पसंदीदा शब्द है कुंडलिका, जो जलेबी के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। हाँ, कुंडल का मतलब होता है लूप या घुमावदार छल्ला। ऐसा लगता है जैसे यह शब्द खुद जलेबी की तरह गोल गोल घूम गया हो। बिल्कुल, यहाँ भाषा उस वस्तु के भौतिक स्वरूप की नकल कर रही है। कुंडलिका कहने पर दिमाग में एक सीधी या सपाट रेखा नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक जटिल, रस भरी, घुमावदार संरचना उभरती है। यह दिखाता है कि एक संपूर्ण आहार सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। उसमें देखने का आकर्षण है, सुनने का आनंद है, खाने का सही तरीका है और बुनियादी पोषण, सब कुछ बहुत ही सूक्ष्मता से शामिल होता है। एकदम। अच्छा, भौतिक भोजन से अब हम उस चीज की ओर बढ़ते हैं जो खाने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट है, स्वाद। हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। पन्ने का जो तीसरा हिस्सा है उसका शीर्षक है रुचयः, मतलब स्वाद। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी उलझन हो रही है और मैं इस वर्गीकरण पर थोड़ी चुनौती पेश करना चाहूंगी। ये दिलचस्प है, बताइए आपकी उलझन क्या है? आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में लोग खाने को कैसे आंकते हैं? या तो खाना बहुत स्वादिष्ट होता है या फिर खराब होता है। हम सिर्फ अच्छे या बुरे की बात करते हैं। हाँ, सामान्यतः ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ स्वादों को 6 अलग अलग और बहुत ही विशिष्ट श्रेणियों में बांटा गया है।
इमली के साथ आंवला मतलब खट्टा, मिर्च के साथ कटुआ मतलब तीखा, चीनी के साथ मधुरा मतलब मीठा, नमक के साथ लवणम यानी नमकीन जी। और फिर करेले के साथ तिक्तम मतलब कड़वा और आंवले के साथ कषायम मतलब कसैला। यह स्वादों का एक बहुत ही विस्तृत परिदृश्य है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये कुछ ज्यादा ही जटिल नहीं है? मैं मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा तो समझ सकती हूँ, लेकिन कड़वा और कसैला को अलग-अलग करना। आप पूछ रही हैं कि इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, आज के समय में ज्यादातर लोगों को कड़वे और कसैले के बीच का फर्क भी नहीं पता होगा। किसी प्राचीन भाषा ने इसे अपने मूल वर्गीकरण का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों बनाया? क्या ये रोजमर्रा के खाने के लिए जरूरत से ज्यादा वैज्ञानिक और अनावश्यक रूप से जटिल नहीं है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली में हमारी स्वाद ग्रंथियां और हमारी भाषा दोनों मुख्य रूप से मीठे, नमकीन और तीखे तक ही सीमित होकर रह गई हैं। बिल्कुल, हम बस यही 3 चीजें खाते हैं ज्यादातर। लेकिन प्राचीन भारत में, विशेषकर आयुर्वेद के विज्ञान में, भोजन को केवल स्वाद या पेट भरने का साधन नहीं माना जाता था। वो शरीर के रासायनिक संतुलन को बनाए रखने की एक औषधि था। एक औषधि की तरह। जी। जिन 6 स्वादों की आपने बात की, उन्हें आयुर्वेद में षड्रस यानी 6 रस कहा जाता है। तो ये वर्गीकरण सिर्फ जीभ के मजे के लिए नहीं है, ये शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक बदलावों का विज्ञान है। एकदम। आइए आपके उसी सवाल पर आते हैं कि कड़वा और कसैला अलग क्यों हैं और इन्हें अलग रखना जरूरी क्यों था। हाँ, मुझे ये समझना है। तिक्तम या कड़वापन वो स्वाद है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को या टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये पाचन तंत्र को साफ करता है और संक्रमण से लड़ता है। करेला या नीम इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, तो ये सफाई का काम कर रहा है। सही। दूसरी ओर कषायम या कसैलापन वो स्वाद है जो ऊतकों को यानी टिश्यूज को सिकोड़ता है, घावों को भरता है और शरीर में मौजूद अतिरिक्त तरल पदार्थों को सोखता है। अच्छा, मतलब कड़वा स्वाद चीजों को साफ कर रहा है और कसैला स्वाद चीजों को बांध रहा है या सिकोड़ रहा है। हाँ, अगर किसी ने कभी कच्चा केला, सुपारी या फिर आंवला खाया हो तो मुंह में जो एक रूखापन और सिकुड़न महसूस होती है, वो कषाय रस का प्रभाव है। हाँ, वो जो जीभ थोड़ी खिंच सी जाती है। बिल्कुल वही। ये दोनों स्वाद जैविक रूप से शरीर पर पूरी तरह से अलग प्रभाव डालते हैं, इसलिए इन्हें एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। एक चिकित्सा आधारित भाषा के लिए इन दोनों के बीच का अंतर जानना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी था। अब समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी स्वाद एक अमूर्त विचार है। आप किसी बच्चे को या नए सीखने वाले को कसैलेपन का चित्र कैसे दिखाएंगे? आप किसी स्वाद को कागज पर ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना? और यहीं पर इस सचित्र पृष्ठ की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता और शैक्षणिक रणनीति छिपी है। कैसे? स्वाद को ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पन्ने ने प्रकृति को ही एक विजुअल डिक्शनरी की तरह इस्तेमाल किया है। कषायम को समझाने के लिए उन्होंने कोई अमूर्त परिभाषा नहीं लिखी, बल्कि सीधे आम्लकम यानी आंवले का चित्र रख दिया। अरे हाँ। जैसे ही इंसान आंवले को देखता है, उसके दिमाग में तुरंत वो सिकुड़न और वो विशिष्ट स्वाद ट्रिगर हो जाता है। ये तो इंसान के न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भाषा के साथ जोड़ने का एक बहुत ही चालाक तरीका हुआ। शब्द अमूर्त है, लेकिन चित्र उस शब्द को सीधे एक भौतिक, प्राकृतिक अनुभव के साथ जोड़ देता है। ठीक इसी तरह आंवला यानी खट्टेपन के लिए तिंतड़ी मतलब इमली का चित्र है। इमली का चित्र देखते ही मुंह में पानी आ जाना एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स है। बिल्कुल, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है इमली सुन के। हाँ, और मरीचिका यानी मिर्च का कटुह रस शरीर में गर्मी पैदा करने और मेटाबॉलिज्म को तेज करने का संकेत है। सही है। चीनी का मधुरा रस शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का प्रतीक है। और सेंधा नमक का लवणम रस शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को दर्शाता है। इस पन्ने ने तो ये स्थापित कर दिया कि हमारी जीभ, हमारा शरीर और हमारे आसपास मौजूद प्रकृति, ये तीनों एक ही वैज्ञानिक व्यवस्था का हिस्सा है। ये केवल स्वादों का नामकरण नहीं है, ये प्रकृति के पीरियोडिक टेबल को हमारी जीभ पर डिकोड करने का तरीका है। और ये भी दर्शाता है कि भाषा और प्रकृति अलग अलग नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपने पर्यावरण का बहुत ही सूक्ष्मता से अवलोकन किया था और हर एक स्वाद को उसकी उत्पत्ति के स्रोत के साथ गहराई से जोड़कर समझा था। ये बहुत ही गहरी बात है। ये सिर्फ एक भाषा का पाठ नहीं है, ये एक तरह का जैविक और वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। ये पूरी चर्चा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला पन्ना,
जिस पर कुछ कपड़े, एक खाने की थाली और कुछ मसाले बने हों, वो हमें एक पूरी सभ्यता की वैज्ञानिक सोच और उसके दर्शन तक ले जा सकता है। बिल्कुल ले जा सकता है। हमने शुरुआत की उन वस्त्रों से जो शरीर को बाहरी पर्यावरण से बचाते हैं, जहां एक प्राचीन भाषा अपने तार्किक नियमों का उपयोग करके एक आधुनिक स्वेटर को स्विद्र कहा बना देती है। फिर हमने समझा कि शरीर को ऊर्जा कैसे दी जाती है। एक ऐसी थाली जो सिर्फ पेट भरने का सामान नहीं, बल्कि पोषण, स्वाद, बनावट और खाने की विधियों का एक व्यवस्थित आर्किटेक्चर है। हाँ, जहां अवलेहा ये तय करता है कि उसे चाट कर खाया जाए और परपटम अपनी आवाज से भोजन को एक नया आयाम देता है। और अंत में स्वादों का वह विज्ञान जो हमें बताता है कि जीभ पर लगने वाला हर रस शरीर के अंदर एक विशिष्ट जैविक काम कर रहा है, और भाषा उसे इमली, करेले या आंवले के जरिए बहुत ही सजीव तरीके से समझाती है। ये सच में एक अद्भुत यात्रा रही है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भाषा कोई निर्जीव वस्तु या सिर्फ संवाद का एक यांत्रिक साधन नहीं है। ये उन लोगों के ज्ञान, उनके विज्ञान, उनके अवलोकन कौशल और उनके पर्यावरण को देखने के नजरिए का सबसे बड़ा दर्पण है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला है आपने। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आता है। अक्सर मनोविज्ञान में ये सवाल उठाया जाता है कि क्या भाषा सिर्फ हमारी दुनिया का वर्णन करती है, या फिर वो उस दुनिया को हमारे लिए आकार भी देती है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। सोचने वाली बात है कि जब कोई इंसान अगली बार भोजन करने बैठे या सर्दियों की सुबह अपनी अलमारी से कोई कपड़ा निकाले, मेरा मतलब है निकाले, तो क्या उस साधारण सी चीज को एक अलग प्राचीन शब्द से पुकारने पर उस चीज को महसूस करने का नजरिया भी बदल जाता है? क्या कुंडलिका कहने मात्र से जलेबी की घुमावदार मिठास का एहसास और भी ज्यादा गहरा और कलात्मक हो जाता है? बिल्कुल, ये मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प संगम है, जो ये साबित करता है कि शब्द हमारे अनुभवों को कैसे गढ़ते हैं। शब्द सिर्फ लेबल या नाम नहीं होते, वे पूरे के पूरे अनुभव होते हैं। किताबी पन्नों की स्याही से लेकर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी तक, शब्दों, उनके अर्थों और उनके पीछे छिपे विज्ञान का ये जादुई सफर ऐसे ही चलता रहेगा। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने और भाषा के इस नए पहलू को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।